प्यारे बच्चों, आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर द सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और मोर ओवर बायो में आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी टर्मिनोलॉजी और जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो आपको मतलब याद करनी है। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। जितने भी की वर्ड्स हैं या जितनी हमारी साइंटिफिक टर्म्स हैं उनके स्पेलिंग्स जो हैं उसमें भी आपको यू शुड बी पर्टिकुलर रिगार्डिंग द स्पेलिंग्स एंड यू शुड लर्न द स्पेलिंग्स। अब सेल क्या है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग भी साइंटिस्ट जो है दे ऑलवेज थॉट कि व्हाट इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ। हमारी बॉडी है या और जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स में सारे प्लांट, सारे एनिमल्स कि उनकी बॉडी किससे बनी हुई है। जैसे अगर हम जब घर बनाते हैं तो घर में हम एक छोटी छोटी ईंट से जो है पूरा घर बन जाता है। कितना बड़ा आप स्ट्रक्चर बना लो तो लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, दैट इज द स्मॉल ब्रिक। तो ब्रिक से हम जॉइन कर करके हम देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इसी तरह बॉडी हमारी किससे बनी हुई है, एक लिविंग बीइंग की बॉडी किससे बनी हुई है। तो ये जो है तो सबसे पहले इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, जबकि बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, मैनी साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑन इट, लेकिन फिर भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी रही कि वंस व्हाट वाज हैपनिंग कि रॉबर्ट हुक उसने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप किया। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप, स्कोप का मतलब देखना, माइक्रो मीन स्मॉल ऑब्जेक्ट, कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है बिगर करके। तो व्हाट वाज ही डूइंग कि वंस ही वाज स्टडिंग कि उसने एक पेड़ की जो बार्क होती है, पेड़ की जो छाल होती है कि स्टेम के ऊपर की जो बार्क है, तो उसने वो बार्क से मतलब एक सब्सटेंस, इट इज नोन है कॉर्क। कॉर्क जनरली कैन बॉटल्स के ढक्कन होते हैं, कई लकड़ी का छोटा सा पीस होता है जो ढक्कन के काम आता है। तो दिस इज तो ही वाज स्टडिंग द कॉर्क अंडर द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो जब वो कॉर्क को स्टडी कर रहा था तो व्हाट ही नोटिस कि कॉर्क के अंदर जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे मतलब बॉक्सेस टाइप बने हुए हैं, और ईच बॉक्स इज सिमिलर टू द सेकेंड वन इज सिमिलर टू द थर्ड वन। तो ऐसे सारे बॉक्सेस ये सिमिलर है और ईच कंपार्टमेंट जो है देन ही नेम्ड इट एज अ सेल। तो इट वाज अ एक्सीडेंटल। तो रॉबर्ट हुक ने किसके ऊपर काम किया कि रॉबर्ट हुक in 1665 studied cork under self-designed microscope. Self-designed primitive microscope. And found small compartments. Compartments were seen, which was similar to one another. तो उसने इनको किससे कंपेयर किया? He compared these compartments with the honeycomb. So he compared the structure with honeycomb. कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, तो उसने इसी तरह इसके स्ट्रक्चर को भी उसके साथ कंपेयर किया। अब व्हाट इज कॉर्क? अब कॉर्क क्या है? देखो कॉर्क जो है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस obtained from the bark of the tree. तो ही स्टडीड इट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1674 में 1674 में वन अनदर साइंटिस्ट ल्यूएनहॉक, उसने क्या किया कि उसने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप लिया
और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम उसने डिस्कवर्ड किया द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर इन 1674. Then later on in 1674 कौन सा साइंटिस्ट था? द साइंटिस्ट नेम वाज द ल्यूइनहॉक. रशियन साइंटिस्ट है तो इनके स्पेलिंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. कई जगह HOEK होता है, HOCK. ल्यूइनहॉक. तो later on in 1674 ल्यूइनहॉक in improved microscope studied free living cells in pond water for the first time. तो इस तरह से इसका नाम जो है सेल रखा गया कि दिस स्मॉल कंपार्टमेंट विच एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ. हर लिविंग बीइंग चाहे वो कोई बड़े साइज की है लिविंग में, चाहे छोटे, चाहे हाथी है, चाहे शेर है और चाहे एक चींटी है. या एक छोटा सा प्लांट है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है, कोई भी लिविंग बीइंग दैट इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट. और उस यूनिट का नाम क्या रखा गया? सेल. लेटर ऑन फिर सेल के अंदर क्या क्या है, व्हाट इज सेल कंसिस्टेड ऑफ, सेल के क्या कंपोनेंट्स हैं, वो फिर एक के बाद एक जो है उनकी डिस्कवरीज होती गई. तो टाइम टू टाइम जो डिस्कवरी आई विल कीप ऑन टेलिंग यू. तो दिस इज तो सेल जो है तो दैट वाज नेम्ड एज सेल. तो सेल को हम क्या कहते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब है कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज is made up of the smallest unit cell. तो that's why it is structural. मैं definition अभी थोड़ी देर में लिखूंगी. तो this is अब हर सेल में कोई भी सेल, अब cells have different shapes, cells have different sizes. shapes अलग अलग है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा, this is a smooth muscle cell of human body. स्मूथ मसल सेल. तो स्पिंडल शेप्ड है ये, तो दिस इज कॉल्ड द स्पिंडल शेप्ड. इसी तरह से ये एक छोटा सा सेल है और उसके अंदर ये हमारे आरबीसी हैं, ब्लड सेल्स यू कैन से, सिंपली ब्लड सेल्स वी विल राइट. तो ब्लड सेल है, बहुत ही छोटा साइज है, शेप डिफरेंट है. अब ये शेप है, एक छोटा सा सेल है, शेप बिल्कुल डिफरेंट है. इसको अमीबॉइड शेप कहते हैं, अमीबॉइड शेप. फिर शेप जो है, शेप इज लाइक दिस ऑल्सो. जैसे एक स्टार की शेप होती है विद अ लॉन्ग टेल. इस तरह से भी शेप हो सकती है. तो दिस इज द शेप ऑफ अवर नर्व सेल. ये नर्व सेल है. और शेप कौन सी है? इसको हम स्टार शेप कहते हैं. स्टार शेप विद अ लॉन्ग टेल, हैविंग लॉन्ग टेल. तो अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं. लेकिन ये क्लियर है कि चाहे कोई शेप हो, कोई साइज हो, कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल. अब सेल में देन सेल कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स इन इट. सेल के अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को वी कॉल देम ऑर्गेनेलिस. अब एक सेल, चाहे वो एक सेल, जैसे हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, तो हम अपनी बॉडी को कहते हैं मल्टी सेलुलर. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, तो इट इज नोन एज द मल्टी सेलुलर बॉडी. एंड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, तो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? अब यूनिसेलुलर,
यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सिंगल सेल whose body is composed of one cell only. मतलब they have single cell in their body and all the activities they take place in the single cell. Okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे अमीबा है, okay? एक सिंगल सेल्ड है. पैरामीशियम है, सिंगल सेल्ड है. अमीबा जैसे ये शेप होती है अमीबा की, कोई भी इरेगुलर सी शेप. ओके, दिस इज द पैरामीशियम है तो उसकी ये स्लिपर शेप है इस तरह से. ओके, दिस इज अ स्लिपर शेप कहते हैं इसको. इसके अंदर के ऑर्गेनेलिज आई एम नॉट ड्राइंग इट. ओके, तो वो ऑर्गेन अभी मैं जस्ट आपको आउटर शेप बता रही हूँ. तो पैरामीशियम स्लिपर शेप है, अमीबा एक ऐसी इरेगुलर सी शेप है. ओके, फिर और बहुत सारे हैं. यूग्लिना है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर कहते हैं इसको भी, यूग्लिना. देन क्लेमाइडोमोनास. Okay, this is also a unicellular organism. Volvox is a unicellular organism. Okay, तो ये सब मैंने एग्जाम्पल्स दिए. सम बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर प्रिमिटिव है. Okay, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है. तो दिस इज, तो देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. लेकिन वी आर मल्टी सेलुलर. अब हमारे अंदर मल्टी सेलुलर है तो मल्टी मतलब अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. बहुत सारे सेल्स मिलके हमारे ऑर्गेनिज्म बॉडी को बना रहे हैं. अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की, ओके, नेसेसरी एक्टिविटीज़ में कौन सी आती है? जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि सर्वाइवल के लिए दे नीड ऑक्सीजन. ओके, सो ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट CO2. ओके, दैट टेक्स प्लेस ओनली बाय दिस सिंगल सेल. थ्रोइंग आउट द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी. बॉडी में अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन होंगी उससे बहुत सारे वेस्ट बनेंगे, तो उन वेस्ट को बाहर फेंकना वो भी सिंगल सेल का फंक्शन है, सिंगल सेल करेगा. ओके, फिर एनर्जी की प्रोडक्शन, मेकिंग ऑफ द न्यू कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ओके, तो ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द लिविंग, जो जीने के लिए जरूरी है, दे विल टेक प्लेस इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब हम मल्टी सेलुलर हैं, तो हम मल्टी सेलुलर है तो हमारे अंदर क्या है कि द वेरियस वर्क्स, कौन कौन से काम? जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम, या खाने को पचाने का काम, वॉट एवर वी ईट वो फिर डाइजेस्ट होता है, उसको खाने को पचाने का काम. फिर हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको थ्रो आउट का काम, क्या उनको फेंकना. बॉडी में नए सेल्स की फॉर्मेशन का काम. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लिविंग बॉडी में होते हैं. तो लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये सारे जो काम है, डिफरेंट वर्क्स, ओके, दे हैव बीन असाइन्ड टू डिफरेंट सेल्स. उनमें हर सेल का अपना फंक्शन है. ओके, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दे टुगेदर मे डू वन फंक्शन. तो द डिफरेंट फंक्शंस हैव बीन असाइन्ड टू द डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिग्निटी ऑफ लेबर. ओके, जैसे आप देखो, अगर हम वैसे भी नोट करें, हमारे हाथ भी है, अब हमारे हाथ जो पिकअप का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, लेकिन ये काम हमारा हार्ट नहीं कर रहा. हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट पंपिंग कर रहा है ब्लड की. नोज के थ्रू हम एयर को लेके जा रहे हैं, लंग्स उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प कर रहे हैं. तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स, दे हैव द डिफरेंट फंक्शंस. ओके, तो दिस एंड दे परफॉर्म द ऑल दीज फंक्शंस एंड दे परफॉर्म एंड वी आर एबल टू लिव. ओके, क्योंकि डिफरेंट, तो इसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं कि द डिफरेंट वर्क्स हैव बीन असाइन्ड टू द डिफरेंट सेल्स. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो डिफरेंट वर्क्स हैव बीन असाइन्ड टू डिफरेंट सेल्स. लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑल द बेसिक फंक्शंस विच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल दे आर डन बाय द सिंगल सेल. वो एक ही सेल काम करता है. तो इसीलिए देखो, अ सेल जो है, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Why it is called? Because each and every living organism irrespective
irrespective of its shape and size. Is made up of smallest unit cell. Okay, that's why it is called structure. And all the necessary activities, or all the activities needed for the survival take place in cell. कि सेल में चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द एक्टिविटीज विच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल टेक प्लेस इन द सेल. या सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. कि स्ट्रक्चर भी हर बॉडी का स्ट्रक्चर में सेल जो है सेल से बनी हुई है, और हर नेसेसरी फंक्शन जो सर्वाइवल के लिए वो सेल के इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट फंक्शन. अब सेल जो है, अब जब सेल इतना कैपेबल है तो इसका मतलब सेल में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हर कंपोनेंट कोई ना कोई काम कर रहा है. ठीक है, तो द कंपोनेंट्स कंटेन्ड बाय द सेल विच आर कैपेबल ऑफ डूइंग द वेरियस एक्टिविटीज दे आर नोन एज ऑर्गेनेलिस. तो उनको हम ऑर्गेनेलिस कहेंगे. द कंपोनेंट्स of cell which are capable of doing various activities in the cell. Are called organelles. अब it was observed that every cell has three basic components. हर सेल के पास हैं ये components. और वो कौन कौन से हैं? पहला इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस, और थर्ड प्रोटोप्लाज्म. तो these are the three components which every cell जो है that contains. तो रॉबर्ट ब्राउन in 1831 discovered nucleus. Was discovered by Robert Brown in 1831. Okay? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. okay? और अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो दैट इज द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल. इट इज द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल and it was discovered by, it was the word was given by Purkinje in 1839 sorry. Okay? And protoplasm word was coined by Purkinje, Purkinje in 1839. कि 39 में पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है दैट वाज गिवन बाय हिम. अब उसके बाद फिर अब जब सेल्स हैं, अब सेल ऐसे डिस्कवर हुए कि हर बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल, और सेल के ये तीन मेन कंपोनेंट है. फिर सेल थ्योरी आई. सेल थ्योरी का क्या मतलब है कि इट वाज सीन कि हर एक सेल जो है दैट गिव राइजेस टू अ न्यू सेल. सेल डिवाइड करता है और उससे नया सेल बनता है.
तो अ सेल ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो दिस वाज द, देखो एवरी सेल each and every cell arises from a pre-existing cell and this was given by, this is known as the, okay, तो पहले तो देखो हमने क्या देखा कि एवरी सेल थ्योरी क्या है। Each and every living being is made up of smallest unit cell। कि हर लिविंग बीइंग जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है और उस यूनिट का नाम क्या है, द सेल। और सेल हमारा बेसिक यूनिट है। तो दिस वाज गिवन बाय श्रीडन एंड श्वान। इट वाज गिवन बाय श्रीडन एंड श्वान, the cell theory, okay, that each and every living being is made up of smallest unit cell. So cell is the structural and functional unit of living beings। unit of मतलब मैंने आपको बताया कि हर लिविंग बीइंग जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बना है, तो ये उसका बेसिक यूनिट है हर उसका। तो ये थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाय 1838 और 1839 में। ठीक है, इसको ऐसे 1838 टू 1839 में। तो दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। ओके, अब सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपैंडेड। expanded by Virchow। okay, तो it was expanded by Virchow। और Virchow ने अब क्या कहा कि Virchow ने जो है उसने कहा कि all cells they क्या नाम है arise from the pre-existing cells। और this was given in 1855 Virchow ने, okay, कि all cells arise फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जो सेल्स पहले से ही हैं वो ही नए सेल पैदा करते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स। तो दिस इज द सेल थ्योरी। तो इनिशियली इट वाज गिवन बाय द श्लीडन एंड श्वान इन 1838-39 में। और उन्होंने कहा कि हर लिविंग बीइंग जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बना है, जो उसका बेसिक यूनिट है, एंड ही नेम्ड इट सेल। ठीक है, और इसी थ्योरी को फिर आगे फर्दर एक्सपैंड किया वर्चो ने इन 1855 में। And he said that all the cells which are present, they arise from the pre-existing cells। Okay, so ये तो something basic about the cells कि cells क्या होते हैं। और now we come to the कि अब जो organisms जो हैं, मतलब that is multicellular हैं या unicellular हैं, तो cell की organization क्या है? What is the organization of a cell? ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स। और उनमें 3 कंपोनेंट जो है वो ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स। वो कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब वी स्टार्ट विद द दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो पहला कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और लिविंग है। अब जब ये लिविंग मेम्ब्रेन है तो ये एक्चुअली ये क्या कर रही है कि इट इज दिस इज मतलब
जो सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ द सेल को आउटर एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द, क्या फंक्शन है इसका देखो, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इट सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। कि बाहर की दुनिया से सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ये सेपरेट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। फिर एक और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करती है कि इट अलाउज only certain substances to enter inside the cell कि कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ जाते हैं, जैसे अब कोई बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस जिनको हम कहते हैं, उनको ये नहीं अलाउ करेगी, ठीक, तो प्रोटेक्ट कर रही है। और लेकिन कोई जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है उनको एंटर करने देती है। कोई यूज़फुल सब्सटेंसेस है वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए इट ओनली अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इनसाइड द सेल एंड एग्जिट आउट ऑफ द सेल। तो कुछ सब्सटेंसेस कोई बोले सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को एंटर करने अलाउ करती है और सिलेक्टिव कोई एग्जिट आउट अलाउ करती है। So that's why plasma membrane is called selectively permeable membrane. Plasma membrane is called selectively परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही ये एग्जिट होना या एंटर होना अलाउ करेगी। देन अब और क्या इसके फंक्शन है देखो, इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल। Plasma membrane provides rigidity and flexibility to the cell। तो उसको मतलब फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा क्या करती है कि ये एक सेल के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। देखो सो मेनी फंक्शन आई हैव टोल्ड यू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आई रिपीट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन है, ओके, अराउंड द सेल, ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ओनली अलाउज द सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इन एंड एग्जिट आउट ऑफ द सेल। ओके, इट सेपरेट्स द आउटर एनवायरनमेंट एंड द इनर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। तो ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं एंड व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ।
अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है सम सब्सटेंसेस टू एंटर इन एंड सम सब्सटेंसेस टू गो आउट, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो किस पे डिपेंड करेगा, मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एक तो उसकी कंसंट्रेशन पे कि जैसे उसमें मतलब कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है। हमेशा चीज़ें जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। आप एनवायरनमेंट में भी देखो कि हवा का जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है। पानी हमेशा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा गर्म पानी, ठीक है, और एक ठंडा पानी, अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो पानी ल्यूक वार्म हो जाता है। ल्यूक वार्म का क्या मतलब कि हाई टेम्परेचर से वो लो की तरफ आया, ठीक है, और टेम्परेचर जो मिक्स सा हो गया। तो दिस इज़ तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट्स होती हैं। तो इसी तरह जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट जैसे आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में उसमें डिफ्यूज़न के बारे में भी बताया था कि डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसी प्रोसेस को जो मूवमेंट्स हैं सब्सटेंसेस की, तो उनको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बाय डिफ्यूज़न एंड बाय ऑस्मोसिस। के वी हैव रेड इन अवर फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो, लेकिन फिर थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं। अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट द प्रोसेस ऑफ, पहले डिफ्यूज़न करते हैं ना, द डिफ्यूज़न इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ movement of gases at their own from high concentration to low concentration. देखो फॉर एग्जाम्पल कि ये सेल लेट इट बी, ये दिस इज अ सेल। अब ऑक्सीजन O2 इज मोर इन एनवायरमेंट, एंड ऑक्सीजन इज लेस इन द सेल। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम द एनवायरमेंट टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, कि एनवायरमेंट में ज़्यादा है इधर कम है, तो फ्रॉम हाई टू लो तो मूवमेंट विल टेक, इट मीन्स ऑक्सीजन विल बी टेकन इन बाय द सेल, ठीक है, सेल उसको ऑक्सीजन को ले लेगा, विल बी टेकन इन। अब सेलुलर एक्टिविटीज टू प्लेस, सेल में बहुत सारी चेंजेस हुई, केमिकल एक्शंस हुए। अब सपोज CO2, अब अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, concentration is high, okay? अब outside in environment concentration of CO2 is low, okay? अब अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, okay? तो CO2 will be given out थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। तो दिस इज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन CO2 विल बी रिलीज्ड आउट। तो मूवमेंट जो है दैट टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो गैसेस का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड एंड मतलब एनवायरनमेंट और सेल के बीच में, दैट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 बोथ आर नोन एज द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस की जो मूवमेंट है that takes place by the process of diffusion, okay? इसी तरह से क्या मैं जैसे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस की एक्सचेंज है, इस तरह वाटर ऑल्सो, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस लाइक दिस, okay? लेकिन अब क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, देखो डिफ्यूजन में इट्स नॉट नेसेसरी कि देयर शुड बी द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और नॉट, ना भी हो डिफ्यूजन तब भी होगी, एक रूम में भी डिफ्यूजन होती है, कि कोई बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, कि बिना मेम्ब्रेन की गैस जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से लो की तरफ ये मूव करेगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन डज नॉट नीड एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर वाटर की मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर,
अब सेकेंड प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from high concentration of water ये पहले लिखते हैं, फिर then I'll explain you dilute solutions. Okay, to the low concentration of water, इनको कहते हैं concentrated solutions. Through the semi-permeable membrane, through the is called osmosis. बिना सेल के मैं आपको एक रूटीन का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो, ये मान लो वाटर है, बीकर में वी हैव टेकन वाटर, okay, and we put some raisins in it. ये raisins, किशमिश जिसको कहते हैं, raisins in it. What we notice कि after some time ये जो raisins हैं they swell up, फूल जाती है, okay? और फूल जाती है तो why their size increased? क्यों बढ़ा? क्योंकि पानी बाहर से अंदर चला गया, okay? अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है, पानी की कंसंट्रेशन आउटसाइड इन द बीकर या इन द कंटेनर दैट इज मोर, बाहर पानी बहुत ज़्यादा है और अंदर पानी कम है। तो जब पानी कम होता है जहाँ पर, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि वाटर इज लेस और जो उसमें दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं दैट इज मच मोर, ओके? जैसे पानी में आप बहुत सारा नमक घोल दो, बहुत सारा नमक, और इतना सारा नमक घोल दो तो उसमें हम क्या कहेंगे, नमक बहुत ज़्यादा है तो पानी कम होगा, ओके? और अगर सिर्फ आपने 1 चम्मच नमक घोला है और उसमें फिर हमें पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा। मान लो हमें 100 ml बनाना है, ओके? टोटल सॉल्यूशन 100 ml, ओके? तो अगर आप इसमें 75 ml किसी भी सॉल्यूशन का 70, देखो मैं आपको इसका एग्जांपल 75 ml इथेनॉल डाल देते हो, अब टोटल 100 है तो इसका मतलब पानी तो इसमें 25 ml ही रहेगा ना, क्योंकि टोटल 100 है, ठीक? अब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है मतलब कि इसकी दूसरे कंपोनेंट की ज़्यादा है, ठीक? तो जब दूसरे कंपोनेंट की ज़्यादा होती है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, तो अगर उसकी ज़्यादा है पानी की कम है तो ऐसे सॉल्यूशंस को भी कॉल देम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक? और अगर पानी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है और उसमें कम सॉल्यूट डाला हुआ है, जैसे सिर्फ 1 चम्मच नमक जो है आप एक पूरे ग्लास में डाल दो, ठीक? तो ग्लास पूरा भर के पानी ले लो, उसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला तो वाटर ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक? तो इसलिए अगर सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करोगे तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किस में होगी, जिसमें डाइल्यूट है सॉल्यूशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि व्हेन रेजिन्स आर पुट इनटू वाटर, तो दे स्वेल अप ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। एंड व्हेन रेजिन्स आर पुट इनटू शुगर सॉल्यूशन, आप अगर चीनी की चाशनी बना के उसमें रेजिन्स डाल दो, अब चीनी की चाशनी में चीनी बहुत ज़्यादा है और पानी कम है, अब वाटर की क्वांटिटी कम है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बहुत ही कंसंट्रेटेड है। अब पानी रेजिन्स में ज़्यादा है, बाहर कम है, तो उससे कारण क्या होगा, पानी बाहर निकल आएगा, तो रेजिन्स जो है दे श्रिंक,
तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन की टाइप क्या है, वो कंसनट्रेटेड है या वो डाइल्यूट है, कि मूवमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। मूवमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू द लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस। नाउ वी चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज़ कि अगर हम पानी में या किसी में मतलब सब्सटेंसेस को डालते हैं तो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस। Now if a cell is put into either saline water मतलब नमक का पानी, salt dissolved in water, और in sugar syrup या चीनी के सिरप में, तो 3 changes may occur. Are possible to occur. मतलब इनमें से कोई एक चेंज होगी and which depends upon the concentration of the solution. देखो फर्स्ट केस, हम एक एक करके केस लेते हैं। मान लो ये देखो, मैं तीनों डायग्राम्स बना के आपको बताती हूँ। लेट इट बी दिस इज अ सेल, और इसके चारों तरफ दिस हैज बीन डिप्ड इनटू, कोई भी ले लो, चाहे सलाइन लो या शुगर सिरप लो, कुछ भी लो। ओके, लेट इट बी सलाइन वाटर। अब सराउंडिंग में सलाइन वाटर है और सेल हैज बीन डिप्ड इनटू इट। ओके, तो अब सलाइन वाटर में, अगर सलाइन वाटर में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स कि सलाइन वाटर इज डाइल्यूट। तो फर्स्ट केस, इफ सलाइन वाटर इज डाइल्यूट, क्या मीनिंग है इसका? दैट इज इट हैज more concentration of water या more amount of water, okay, than the water inside the cell. okay, अंदर के कंपैरेटिवली बाहर ज्यादा है, then water will, तो क्या रिजल्ट होगा? देन वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। पानी की मूवमेंट इधर ज्यादा होगी, ऐसे पानी अंदर चला जाएगा, ओके, सेल, एंड एज अ रिजल्ट cell swells, okay, cell फूल जाएगा, तो cell swells. Such solutions are called okay, hypotonic solutions. Hypotonic, ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और क्योंकि पानी अंदर जा रहा है टुवर्ड्स द सेल और सेल स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, हाइपोटोनिक। एंड प्रोसेस को इसको क्या कहेंगे? एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। कि swelling of water, swelling of the cell when is
इट इज पुट इनटू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। ठीक, देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक्सचेंज तो दोनों तरफ चलती है। एक्चुअल प्रोसेस में आप बता रही हूँ क्या होता है। एक्चुअल क्या होता है कि पानी अंदर भी जा रहा है और सेल से थोड़ा बाहर भी जा रहा है। मूवमेंट टेक्स प्लेस ऑन बोथ द डायरेक्शंस। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन पानी की बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो जो अंदर जाने का प्रोसेस है दैट एक्सीड्स, वो ज़्यादा हो जाता है। तो नेट मूवमेंट इज टुवर्ड्स द इनसाइड। तो अदरवाइज मतलब दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में एक्सचेंज होती है। बट बिकॉज द वाटर इज डाइल्यूट आउटसाइड, so they more come inside the, तो net movement जो है that is water entering into the cell। कि water enter कर जाता है, तो ये net movement है। otherwise the process takes place in both the directions। लेकिन अंदर की movement is more, why? because water is dilute outside, that's why। तो process को एंडोस्मोसिस, solutions को हाइपोटोनिक। तो ये फर्स्ट केस था। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में अब हम बाहर जो सेलाइन वाटर की कंसंट्रेशन है उसमें पानी को कम कर देंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड केस, सेम उसी तरह से दिस इज द बीकर, ये सेलाइन वाटर है। और इसको हम कहते हैं हाईली कंसंट्रेटेड। हाईली कंसंट्रेटेड सेलाइन वाटर का क्या मतलब है कि अब इसमें दैट इज amount of water is low। अब ये इसके अंदर एक सेल है। अब सेल में जो अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल इज हाई, मतलब कंपैरिजन में अब बाहर पानी की क्वांटिटी कम है, अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अगेन मूवमेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, अब पानी किधर आएगा, वाटर विल मूव आउट, अब बाहर चला जाएगा, इट विल गो आउट। अब जब अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। ठीक, श्रिंक कर जाएगा। तो सेल जब श्रिंक कर जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को जिसमें सेल श्रिंक करता है उनको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो देखो इसी को हम लिखते हैं कि इफ concentration of water is less in saline water, that is concentration की जगह आप अमाउंट कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। amount of water is less in saline water, that is saline water is highly concentrated। as compared to water present inside the cell। Then water moves out of the cell and cell will shrink। So such solutions are called hypertonic solutions।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो जिसमें सेल पतला हो जाएगा, ठीक है, पतला हो गया मतलब लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लंबा है तो लंबा वर्ड हाइपरटोनिक, 5 लेटर्स है हाइपर में। ठीक है, और जब मोटा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो हाइपोटोनिक, छोटा वर्ड। ठीक है, हाइपो में 4 लेटर्स हैं, हाइपो छोटा मोटा हाइपो, और लंबा पतला हाइपर। ठीक है, हाइपर मतलब लंबा, श्रिंक कर गया, पतला हो गया। ठीक है, तो उसको हाइपर, तो इस तरह से आप लर्न इसको करने की ये टिप है। तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस इसको कहेंगे। तो इसमें भी एक्चुअली तो मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस, कि दोनों डायरेक्शन में, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। लेकिन क्योंकि अब कंसंट्रेशन पानी के अंदर ज़्यादा है, तो द मोर ऑफ द मूवमेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, एंड एज अ रिजल्ट द सेल विल श्रिंक, क्योंकि जब चीज़ें उससे बाहर निकलती जा रही है तो उसका साइज छोटा होगा। ओके, तो श्रिंक कर गया, तो इट विल श्रिंक, और श्रिंक करेगा तो सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक एंड प्रोसेस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस। ओके, अब थर्ड केस चलते हैं। अब थर्ड केस में अब थर्ड केस में मान लो ये हमने वाटर लिया, सलाइन वाटर, और ये इसमें सेल डाल दिया। अब तीसरे, पहले केस में हमने लिया था कि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। दूसरे में हमने लिया बाहर कम है। अब हम लेते हैं दोनों बराबर है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सलाइन वाटर as well as concentration of water inside the cell. Okay, they both are same, iso. Okay, so now third case में क्या है, that the concentration of water in saline water and that of inside the cell is same.